खुल गए छंद के बंद, प्रास के रजत पाश, अब गीत मुक्त और युगवाणी बहती अयास। बन गए कलात्मक भाव जगत के रूप नाम, जीवन संघर्षण देता सुख लगता ललाम। सुंदर शिव सत्य कला के कल्पित मापमान बन गए स्थूल, जग जीवन से हो एक प्राण। मानव स्वभाव ही बन मानव आदर्श सुकर, करता अपूर्ण को पूर्ण और सुंदर को सुंदर। गौरवर्ण सुंदर मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, सुगठित शारीरिक सौष्ठव के साथ आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, रूमानी कवियों जैसी वेशभूषा मगर प्रकृति चित्रण में माहिर, तो मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना से प्रभावित काव्य रचना में भी कुशल। जी हाँ, कहानी छायावादी शैली के एक युग प्रवर्तक कवि सुमित्रा नंदन पंत की, जिन्होंने हिंदी भाषा को निखार और संस्कार देने के साथ साथ नवीन विचारों एवं भावों की समृद्धि दी और उन्हें हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ कहा गया। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कुमायूं की पहाड़ियों के बीच कुसानी गांव के चाय बागान के मैनेजर गंगा दत्त के घर 20 मई 1900 को 8वीं संतान पैदा हुई। नाम पड़ा गोसाई दत्त। दुर्भाग्यवश जन्म के 6 घंटे बाद ही बालक की मां सरस्वती देवी की मृत्यु हो गई और दादी ने उसे पाला पोसा। प्रारंभिक शिक्षा गांव के वर्नाकुलर स्कूल में ही हुई। कुसानी के स्लेटी छतों वाले पहाड़ी घर, आंगन के सामने आड़ू खुबानी के पेड़, पक्षियों का कलरव, सरपिल पगडंडियां, बांज बुराश व चीड़ के पेड़ों की बयार व नीचे दूर दूर तक मखमली कालीन सी पसरी कापुर घाटी व उसके ऊपर हिमालय के उत्तंग शिखर और शाम को सुनाई देने वाली आरती की स्वर लहरियों ने बालक गुसाई को शुरू से ही कवि हृदय बना दिया था और प्रकृति की इसी रमणीयता को उन्होंने अपनी मां मान लिया। धीरे धीरे इस सुंदरता को शब्दों में उकेरना शुरू कर दिया। गांव की स्कूल की शुरुआती पढ़ाई के बाद बनारस के जय नारायण हाई स्कूल में शिक्षा पाई और 1910 में वे अल्मोड़ा आ गए, जहां उन्होंने लक्ष्मण के भक्त होने के नाते अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इतना ही नहीं, बाद में नेपोलियन से प्रभावित हो बड़े बाल भी रखने लगे। अल्मोड़ा तब कई साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। कुसानी में पंत जी को साहित्य के प्रति जो अनुराग पैदा हुआ, यहाँ के साहित्यिक वातावरण में अंकुरित होने लगा। शुरुआती दौर में उन्होंने बागेश्वर के मेले, वकीलों के धनलोलुप स्वभाव व तंबाकू का धुआं जैसी कुछ छिटपुट कविताएं लिखी। यही उनका परिचय गोविंद बल्लभ पंत, श्यामाचरण दत्त पंत, इलाचंद्र जोशी व हेमचंद्र जोशी से हुआ। 1916 में 200 पृष्ठों का हार शीर्षक से एक उपन्यास लिखा, जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ। 1918 में काशी के क्वींस कॉलेज से मैट्रिकुलेशन के बाद इलाहाबाद के मेयर कॉलेज में दाखिला ले लिया। इस बीच 1919 में वीणा और 1920 में ग्रंथि जैसी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, मगर 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया और घर पर ही बंगला, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत का अध्ययन किया। इलाहाबाद में उनकी काव्य चेतना विकसित हुई। इसी दौरान पिता का निधन हो गया। ऐसी ही परिस्थिति में वे मार्क्सवाद की ओर उन्मुक्त हुए। फिर भी 1930 के नमक सत्याग्रह तक उनका ध्यान स्वतंत्रता आंदोलन के समय अधिक केंद्रित होने लगा। इन्हीं दिनों काला कांकट प्रतापगढ़ के ग्राम्य जीवन को करीब से देखने का अवसर मिला और जो संवेदना पैदा हुई, उन्हें वाणी दी 1938 में युगवाणी और 1940 में ग्राम्या जैसी रचनाओं में। यहाँ नहीं है चहल पहल वैभव विस्मित जीवन की,
यहाँ डोलती वायु मलान सौरभ मरमर ले वन की, आता मौन प्रभात अकेला संध्या भरी उदासी, यहाँ घूमती दोपहरी में स्वप्नों की छाया सी। यहाँ नहीं विद्युत दीपों का दिवस निशा में निर्मित, अंधियारी में रहती गहरी अंधियाली भय कल्पित। इसके पूर्व 1926 में पल्लव, 1932 में गुंजन और 1933 में ज्योत्सना का प्रकाशन हुआ। ये उनके सौंदर्य एवं कला साधना का काल था। 1937 में प्रकाशित युगांत तक उनके भावात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। साथ ही 1938 में कहानी संग्रह 5 कहानियां का प्रकाशन हुआ। इसी साल प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाव का संपादन किया। 1947 में स्वर्ण किरण का प्रकाशन हुआ। इसकी कविता भूप्रेमी का एक अंश। चांद हंस रहा निविद गगन में उमड़ रहा नीचे सागर, इंद्रनील जल लहरों पर मोती की ज्योत्सना रही बिखर, महानील से कहीं सघन मरकत का यह जल तत्व गहन, जिसमें जीवन ने जीवों का किया प्रथम आश्चर्य सृजन। इसी साल प्रकाशित हुई स्वर्ण धूलि। 1949 में युगपथ और उत्तरा का प्रकाशन हुआ। काव्य ग्रंथ उत्तरा की कविता युग विषाद की एक झलक। गरज रहा और व्यथा भार से गीत बन रहा रोदन, आज तुम्हारी करुणा के हित कातर धरती का मन। 1952 में रजत रश्मि और 1955 में अतिमा काव्य संग्रहों का प्रकाशन हुआ। इन संग्रहों में अरविंद दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। उनकी भाव चेतना श्री अरविंद घोष के साथ साथ महात्मा गांधी और महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनाओं से प्रभावित थी। इसी दौरान 1950 से 1957 तक वे आकाशवाणी के हिंदी चीफ प्रोड्यूसर के पद पर रहे और फिर साहित्य परामर्शदाता बनाए गए। 1958 में प्रकाशित चिदंबरा पंत की काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायक है। इसमें उनकी 10 कृतियों से चुनी हुई कविताएं संकलित हैं। इसके लिए उन्हें 1968 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार को पाने वाले वे हिंदी के पहले साहित्यकार थे। अगले साल प्रकाशित काव्य संग्रह कला और बूढ़ा चांद चेतन में अवचेतन मन से परे जाकर अविचेतन का अवलोकन और दार्शनिक विषयों का प्रमुखता मिली है। इस पर 1960 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला। 1964 में प्रकाशित महाकाव्य लोकायतन कवि की विचारधारा और लोक जीवन के प्रति प्रतिबद्धता अभिव्यक्त हुई है। इसके लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। इस पुस्तक को उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया। 1975 में एक अन्य महाकाव्य सत्यकाम को प्रकाशित किया। इसे अपने स्वर्गीय माँ को समर्पित करते हुए कहा, मुझे छोड़ अनगढ़ जग में तुम हुई अगोचर, भाव देह धर लौटी माँ की ममता भर, वीणा लेकर में शोभित प्रेरणा हंस पर, साथ चेतना तंत्री रसों वैसह झंकृत कर, खोल हृदय में भावी के सौंदर्य दिगंबर। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये संस्मरण भी लिखे उन्होंने 1960 में। उनकी रचनाओं का क्षेत्र बहुविध और बहुआयामी रहा। उनकी अंतर्दृष्टि तथा संवेदनशीलता ने जहां उनके भाव पक्ष को गहराई और विविधता प्रदान की है, वहीं उनकी कल्पना, प्रबलता और अभिव्यक्ति कौशल ने उनके कला पक्ष को संवारा है। उन्होंने मुक्तक, लंबी कविता, गद्य नाटिका, पद्य नाटिका, रेडियो रूपक एकांकी, उपन्यास, कहानी के साथ साथ बृहत महाकाव्यों जैसी
विभिन्न विधाओं में अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। उनका भाव पक्ष का एक प्रमुख तत्व उनका मनोहारी प्रकृति चित्रण रहा। भाषा पर असाधारण अधिकार रहा उनका। भाव और विषय के अनुकूल मार्मिक शब्दावली उनकी लेखनी से सहज प्रतीत होती है। उन्होंने परंपरागत और नवीन दोनों ही प्रकार के अलंकारों का प्रयोग भव्यता से किया, तो परंपरागत छंदों के साथ साथ नवीन छंदों की भी रचना की। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा है। जहां प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण में कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं के और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता के। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1961 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। अंततः 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में उन्होंने अंतिम सांस ले ली। उत्तराखंड में उनकी जन्मस्थली कौसानी को सरकारी तौर पर अधिकृत कर उनके नाम पर एक राजकीय संग्रहालय बनाया गया है, सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका। इसमें उनके कपड़े, चश्मा, कलम के साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्राप्त साहित्य वाचस्पति का प्रशस्ति पत्र, उनकी रचनाएं, पांडुलिपि वगैरह सुरक्षित हैं।